और हम बार बार बोल रहे हैं, अंकिता तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है। हमें पूरा शक है कि इन तमाम रिजॉर्ट में इस तरह के तमाम काम हो रहे हैं, और हम बिल्कुल कन्फर्म हैं कि अंकिता अकेली नहीं, अंकिता जैसी कितनी ही लड़कियों का शोषण हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन की साझा पेशकश। आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक कहिए कि विचारक, चिंतक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोचन भट्ट जी हैं। और हम ये समझेंगे कि जो अंकिता भंडारी केस है उसमें जिस तरीके से जनाक्रोश खड़ा हुआ है और अब मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, वीआईपी को सामने लाने की मांग की जा रही है और मुख्यमंत्री ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात भी की है। उनको एक लेटर भी सौंपा गया है जिसमें मांगे रखी गई हैं सीबीआई जांच की, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। लेकिन यह केस उत्तराखंड के बारे में क्या बताता है? पिछले 11 साल की भाजपा की जो सरकार रही है और उसने जिस तरीके के विकास के दावे किए हैं, उसके पीछे क्या है? जो दावे हैं उसके पीछे क्या है? स्वागत है सर आपका। और हम इस मुद्दे को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल मेरा यही है कि अंकिता भंडारी केस को लेकर के जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है, पूर्व फौजी जो हैं वो हम देख रहे हैं कल मार्च किया उन लोगों ने, और समाज में जो महिलाएं हैं जो सामान्य घरों की है, जिनके ऊपर घर और परिवार संभालने की जिम्मेदारी है, वो भी सामने आ रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अंकिता भंडारी के मर्डर का मामला है, तो पहले ही दिन से एक वीआईपी की बात हो रही थी। कोई वीआईपी था जो अंकिता से विशेष सर्विस मांगता था, स्पेशल सर्विस मांग रहा था, और उसी दिन से मांग हो रही थी कि इस वीआईपी का नाम उजागर करो, किसके लिए ये सब हो रहा था। और अंकिता के मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उस वीआईपी का कभी कहीं नाम नहीं आया। इसके लिए लोगों ने सीबीआई की मांग, पहले सीबीआई जांच की मांग पहले से चल रही थी। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सरकार खड़ी हो गई कि नहीं जी, इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, वहां भी हमारी उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल पहाड़ की तरह अडिग होकर खड़ी हो गई कि सीबीआई जांच नहीं करनी है जी। इन्होंने ये तर्क दिया कि हमारी एसआईटी तो बहुत बढ़िया जांच कर लेगी, सब कुछ बढ़िया कर लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। लेकिन इनकी एसआईटी ने जो जांच की, उसमें दो जो प्रमुख मुद्दे थे वो छोड़ दिए गए। एक वीआईपी कौन था, और दूसरा वो सबूत नष्ट करने वाले कौन थे, उन पे कोई बात ही एसआईटी की जांच में आई नहीं। जबकि जो निचली अदालत का फैसला है, उसमें कई जगह लिखा गया है कि कोई वीआईपी था जिसके लिए स्पेशल सर्विस की डिमांड की जा रही थी, लेकिन तब भी उस वीआईपी का कहीं कोई जिक्र था नहीं। और तीन लोगों को जो है निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन अंदर लोगों के कहीं ना कहीं तो ये बात थी कि वीआईपी कौन है भाई, वो कहीं बात आई नहीं। अब ये जो उर्मिला सनावर वाला मामला सामने आया है, उसके उसके बाद लोग तुरंत फिर से भड़क गए, क्योंकि चिंगारी तो अंदर थी। ये केवल उर्मिला सनावर के कहने पे नहीं हुआ। उर्मिला सनावर ने बस वो जो है, जो घास फूस जमा थी, उस पर चिंगारी लगाई और आग भड़क गई। आज इस उत्तराखंड में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो सड़कों पर नहीं है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हो या सामाजिक संगठन हो या भूतपूर्व सैनिक हो, महिलाएं हो, सब सड़कों पे हैं और फिर से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाओ। लेकिन सरकार षड्यंत्र कर रही है। अरे सीबीआई की जांच करवा दो, तुम कह रहे हो कि नहीं जी, हमारे दुष्यंत गौतम नहीं थे, वो तो बहुत भले आदमी है। अजय कुमार भी नहीं थे, वो तो अच्छे आदमी, हम भी मानते वो अच्छे आदमी है, बुरे आदमी नहीं है। लेकिन जब उनका नाम आया है तो आप करवा दीजिए ना। उनका नाम आया है, लोग मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच करवा दीजिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ये डिमांड है। केवल सीबीआई पे लोगों का भरोसा नहीं है तो करवा लीजिए ये काम। लेकिन नहीं, इसके बजाय सरकार दुनिया भर के प्रपंच रच रही है। पहले इन्होंने कहा जी, गौतम जी को का नाम तो इसलिए लिया जा रहा है, वो दलित हैं और वो दलितों का अपमान हो रहा है। फिर जो है, यहाँ के इनके उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहीं नाम आया तो उन्होंने कहा देखो जी, ये तो ब्राह्मणों का अपमान हो गया, मतलब वो जातिवाद और वो सब करने लगे। उसके बाद जो उर्मिला सनावर 9 दिन से लापता थी, उसका पता ही नहीं चल रहा था, पुलिस उसको ढूंढ रही थी।
इंटेलिजेंस एजेंसियां उसको ढूंढने में लगी हुई थी, पर वो कहीं किसी को मिल ही नहीं रही थी। अचानक एक स्वामी आता है जिसका नाम तो उसका खैर देवेंद्र पंवार है, लेकिन स्वामी बना हुआ है उसका नाम, वो कहता है अपने को स्वामी दर्शन भारती। ये स्वामी दर्शन भारती वो आदमी है जो इस उत्तराखंड में नफरत बोलने वाला सबसे प्रमुख चेहरा है। जगह जहां भी इस दौरान कुछ सालों में यहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ है, वहां इसका नाम आया है, कुछ मुकदमे भी इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। हम लगातार कहते रहे लोगों से कि ये कोई हिंदू रक्षक नहीं है, ये कोई संत नहीं है, ये आदमी सिर्फ एक दंगाई है। लेकिन लोगों ने भी हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो अचानक इस मामले में उसकी एंट्री होती है। वो डोभाल जी से मिलता है, एनएसए अजित डोभाल जी से, और फिर घोषणा करता है कि मैं उर्मिला सनावर को ढूंढ लाया हूं और उसको देहरादून ला रहा हूं। तो जब तमाम लोग नाकामयाब हो गए थे, पुलिस को नहीं मिल रही थी, उनको नहीं मिल रही थी, ये कहां से ढूंढ लाया? अरे तुझे फिर कम से कम तू डोभाल जी को तो बता देता कि भाई मैं उसको ढूंढ रहा हूं और मुझे मिल गई है। तो डोभाल जी को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब कितना बड़ा ये षड्यंत्र है, और हम जानते हैं उसके पीछे क्या क्या था, है ना, सभी को पता है, बोलने वाली बात नहीं है। अब यहाँ आके जो है उर्मिला सनावर को तो एसआईटी को सौंप दिया जाता है, उसकी जांच में उलझा दिया जाता है। इधर स्वामी जी लगातार बयान देते हैं कि नहीं जी, वो तो वीआईपी कोई था ही नहीं, और वो तो सुरेश राठौर का बनाया हुआ सारा मामला था, अला था फला था, इस तरह से। और फिर जो ट्रोल हुए हैं स्वामी जी, यहाँ के लोगों को पता चल गया जो बात हम लगातार कई सालों से बोलते जा रहे थे इनके बारे में, आज कम से कम लोगों को पता चल गया इन 3 दिन के घटनाक्रम में कि ये वास्तव में जो हम कह रहे थे वो बिल्कुल बात सही थी। तो ये एक्सपोज हो गए, ये स्वामी जी महान। अब ये वाला मामला तो चला गया, लोगों ने माना नहीं। अब अंकिता के माता पिता को वहां से लाया गया देहरादून में, और मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। कल रात बल्कि किसी गेस्ट हाउस में रखा गया। अब हमें ये लग रहा था कि सरकार दबाव में लाकर, डराकर, लालच देकर, अब वो बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी है, गांव के हैं दोनों, तो वो हो सकता है किसी दबाव में आ जाए। लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टैंड लिया जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। खासकर हम तो बहुत निराश हो गए थे कि ये सरकार के पक्ष में बोल दें, सीबीआई जांच की मांग से दूर हट जाए, तो फिर तो हमारा सारा जो आंदोलन है वो खराब हो गया, किस काम का। लेकिन उन्होंने उतने दबाव के बावजूद भी, दबाव तो डाला गया होगा, जब सरकारी खर्चे में लाए तो कुछ ना कुछ सोच के लाए होंगे, तब भी उन्होंने अपनी इस मांग पे डटे रहे, जो सब लोग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख में सीबीआई जांच हो। तो इस पे अड़े रहे, एक चिट्ठी भी दे के आए। तो ये अब तक का मामला है, और आंदोलनों का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। सब लोग सड़कों पर हैं फिलहाल तो। उत्तराखंड के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो जनाक्रोश है, ये सिर्फ सीबीआई जांच या फिर वीआईपी को लाने की का आक्रोश नहीं है। ये आक्रोश है कि जो पिछले 2017 के बाद जो भाजपा का शासन रहा है उत्तराखंड में, और दिल्ली से जिस तरीके की संस्कृति, जिस तरीके के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश हुई विकास के नाम पर, उसके जी खिलाफ बिल्कुल। भी आम लोगों का ये गुस्सा है। तो ये जो बात लोग कह रहे हैं, अगर आप हमारे इसे दर्शकों को समझाएं इसे, कि इसे कैसे जी समझा जाए, क्योंकि आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, स्पा खुल रहे हैं, या दिल्ली से 4 घंटे में देहरादून पहुंच जाओ, इस तरह की बातें हो बिल्कुल। रही हैं। तो इसे जरा आप समझाएं, अगर सही समझ पा रहे हैं या सही सवाल हो रहे हैं तो। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो हाल के सालों में पनपी है, इसे हम रिजॉर्ट संस्कृति बोल रहे हैं। हर नदी, छोटी बड़ी नदियों के किनारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। तमाम बड़े बड़े लोगों के रिजॉर्ट हैं वो दिल्ली वाले, बंबई वाले और इधर जहां वालों के लिए भी ये दरअसल अय्याश गाह है। और हम बार बार बोल रहे हैं, अंकिता तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है। हमें पूरा शक है कि इन तमाम रिजॉर्ट में इस तरह के तमाम काम हो रहे हैं, और हम बिल्कुल कंफर्म हैं कि अंकिता अकेली नहीं, अंकिता जैसी कितनी ही लड़कियों का शोषण हो रहा है। अंकिता का मामला तो उठ गया है, बाकी शोषण तो हमें पूरा यकीन है कि खूब हो रहा है। क्योंकि एक उदाहरण बीच में आया था, देहरादून की एक नदी है, देहरादून से होके बहती है पहाड़ों से आके, तो उस नदी के किनारे बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। अभी 2 साल पहले नदियों में बाढ़ आई, तो कई रिजॉर्ट पानी में डूब गए। वहां से जो लोग रेस्क्यू करके बाहर लाए गए, वो तमाम संदिग्ध लोग थे।
लड़के लड़कियां इस तरह का तमाम तमाम उन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। हालांकि वो रेस्क्यू का मामला था, तो जांच पड़ताल का उस समय टाइम भी नहीं था किसी के पास कौन लोग हैं। लेकिन उसी से हमें शक हो गया था कि हर रिजॉर्ट में इस तरह की बात हो ही रही है। अब आप आइए यहाँ के विकास पे, जो 2.5 घंटे में दिल्ली से यहाँ आने वाली बात है। तो सवाल ये है कि दिल्ली से तो 2.5 घंटे में आप आ जाओगे, देहरादून के बॉर्डर पे आप पहुंच जाओगे, फिर क्या करोगे? उसके बाद तो आप जाम में फंसोगे। अब उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि देहरादून के चारों तरफ से मसूरी जाने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं। कहीं जंगल जंगल कई जंगल तो काटे जा चुके हैं, एक बहुत बड़ा जंगल फिर से काटने की तैयारी है। देहरादून के हाल के सालों में इन सड़कों को बनाने के लिए करीब 40,000 पेड़, जहां तक हमारा अनुमान है, काटे जा चुके हैं। और इससे ज्यादा पेड़ और काटने की इनकी तैयारी चल रही है मसूरी पहुंचने के लिए। टारगेट है मसूरी पहुंचना। एलिवेटेड रोड, यहाँ दो नदियां हैं देहरादून में। पहले साफ पानी वाली नदियां होती थी वो, लेकिन अब जो नाला है, एक है रिस्पना और एक है बिंदाल। इन नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का एक प्रस्ताव है, जो बिल्कुल ही इस शहर को खत्म करने का एक प्रयास है। उसका भी लगातार विरोध हो रहा है। तो इस एलिवेटेड को रोड बनाएंगे आप। अब यहां से आप चले गए मसूरी के, जहां पे ये एलिवेटेड रोड खत्म हो जाएंगे, वहां आप क्या करेंगे? वहां से इतने सारे लोगों को फिर मसूरी पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? फिर आप पहाड़ काटेंगे, सीधी सी बात है। वहां फिर विनाश होगा। और अब जब लोग जो है फिर पहाड़ काट के आप मसूरी पहुंचा दिया आपने, तो मसूरी की भी तो कोई कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी है। कितने लोगों को आप वहां जमा कर लोगे? क्या कर लोगे? तो इस तरह का जो है ये, इस बात का भी लगातार यहाँ विरोध है। एक नौकरियों का, नौकरियां, जब भी कोई नौकरी का पेपर होता है वो लीक हो जाता है। लीक भी इन्हीं के लोग करते हैं। तो नौजवानों में भी इस तरह का विरोध है। तो इस तरह के तमाम चीजें, एक तरह से उनकी अभिव्यक्ति भी ये आंदोलन कर रहा है कि तमाम दबाव जो है, हर तरह से जब लोग परेशान हैं तो सड़कों पे आएंगे ही, किसी न किसी बहाने आएंगे। तो इस तरह का फिलहाल एक सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। जी। जो सीबीआई की मांग है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उस पर विधिक समीक्षा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर फैसला लेंगे। लेकिन जब हाईकोर्ट गए थे लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, जो परिजन जो हैं वो मांग कर रहे थे, तो पूरी ताकत लगा के विरोध किया मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल विरोध किया जी। और अब जब एक बड़ा आंदोलन बन गया है, उत्तराखंड में खड़ा हो गया इस मांग पे, तो वो कह रहे हैं हम इसकी समीक्षा करेंगे। आपको लगता है वो जांच कराएंगे? और कराएंगे तो क्या निकल आपको न्याय होने की उम्मीद लगती है? अब जिस तरह से ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना, हम्म। सीबीआई जांच के बजाय कभी जातिवाद, कभी वो, कभी स्वामी, कभी वो, सब जो कर रहे हैं, तो उसे हमें तो दूर दूर तक नहीं लगता कि ये सीबीआई जांच करवाएंगे। क्योंकि ये शक अब पूरी तरह पुख्ता हो चुका है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग संलग्न हैं इस मामले में। इसलिए ये लगातार इस सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। खासकर जब सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में बात आ गई, तो फिर ये लोग कहीं ना कहीं डरे हुए तो हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये जो आंदोलनकारी सड़कों पे हैं, इनके कहने पे थोड़ी हम सीबीआई जांच कराएंगे। हम तो अंकिता के माता पिता से बात करके ही करेंगे। और माता पिता से बात करने का तरीका इनका इनका देख लीजिए। उनसे बात करनी थी, आप जाते ना उनके घर में, जाते, चलो उनके घर के पास के शहर पौड़ी में चले जाते, वहां उनको बुला लेते। लेकिन नहीं, उनको एक तरह से उठवा करके यहाँ लाया गया, मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। और जब उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई जांच करवाओ, तो मुख्यमंत्री जी अपना वायदा निभाओ ना आप। उनके माँ बाप ने कह दिया है कि नहीं, सीबीआई जांच करवाओ, लिख के दे दिया बाकायदा। अब क्या समीक्षा? अब विधिक समीक्षा करने की जरूरत क्या है आपको? अब सीधे आप जांच करवा दीजिए। हालांकि विधिक समीक्षा इसका एक पहलू हो सकता है। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक कोई प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो प्रक्रिया एक अलग बात है। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि आपका इरादा बिल्कुल भी सीबीआई जांच करवाने का नहीं है। आप मामले को बिल्कुल टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें यह भी है कि जो नाम सामने आ रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तो सुरेश राठौर को डिस्क्रेडिट करने की भी बात है। कहा जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर प्रदर्शनकारी माफी मांगे। कुछ लोग जी। दराती लेकर आ गए तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है। आपको लगता है कि जिन लोगों को एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि नाम आया वीआईपी का, उनको हम्म, बचाने की जो कोशिश है वो हो रही हम्म। है या फिर नहीं हो रही?
नहीं, ये कोशिश ही तो है। ये कह रहे हैं नहीं जी ये तो पाक साफ हैं, हमारे पदाधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लोग झूठ बोल रहे हैं। और जो ये आप बता रहे हैं कि वो नोटिस देना और तमाम, दुष्यंत कुमार जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गए और फिर यहाँ भी उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया। ये जी। तमाम तरह की जो बातें हैं वो तो उसी के लिए हो रही हैं, वीआईपी को बचाने के लिए। इसमें कहीं कोई शक की तो अब गुंजाइश नहीं है भाई। ठीक है जो हम्म। जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है, बल्कि जो हमारा मुख्यमंत्री आवास कोष था, हमने तो साफ कहा था कि नहीं इसमें जो है पूरी की तरह से शांतिपूर्ण होगा। लेकिन लोगों में उबाल है तो उन्होंने, कुछ लोगों ने कुछ डराते लेके आए जिसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। कुछ लोगों ने पुलिस से जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की भी, एक ने तो बेसमझ से पानी की बोतल भी फेंकी। हम बिल्कुल उसके विरोध में है और हम नहीं चाहते थे ऐसा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना मैसेज देना चाहते थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, आप उनको नोटिस दे रहे हैं, चलो दीजिए, आप आपकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करिए। लेकिन ये ना हो ना कि इस बहाने आप जो है पूरे सारे मामले को ही डाइवर्ट करने की कोशिश करें। कभी नोटिस, कभी ये, कभी वो, तो डाइवर्ट करने के हर तरह के प्रयास हो रहे हैं। अभी तक जो इन्होंने कोशिशें की हैं, ये इनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं और ये मुझे लगता है अभी कुछ और कोशिशें करेंगे। जैसे कि एक आज दर्शन भारती ने कोई बयान, में अभी थोड़ा-सा पूरा देख भी नहीं पाया, तो वहाँ वो कह रहे थे कि देखो मैं तो ईमानदारी से कर रहा था और ये था, और यहाँ तो हमारी लड़कियाँ लव जिहाद के नाम पे भगाई जा रही हैं। मतलब लव जिहाद को ले आए। कुल मिला के इनका टारगेट यही है कि अब किसी तरह से इस मामले को यहाँ से लोगों का ध्यान हटा के इस पे ले जाओ कि देखो जी वो मुसलमान तो यहाँ बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं, पहाड़ को बिल्कुल लूट लेंगे बिना बात के, इस तरह का। और ये स्वामी पहले भी यही करता रहा है, बिना बात के मज़ारों पे वहाँ पे जाके, जबकि यहाँ की मज़ारें जो है कोई मुसलमान ने नहीं बनाई हैं। कुछ पुरानी मज़ारें छोड़ दें, तो उत्तराखंड में जो है वो हिंदू ही मज़ार बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं कि कोई ओझा वगैरह उनसे कह देता है, ले देखो जी तुम पे शायद दोष लगा है, तो आपको मजार में चादर चढ़ानी है। मजार कहाँ है? तो चलो खुद की बना लेते हैं, एक किसी जंगल में बना लेते हैं। ऐसी मजारें यहाँ बनी हुई हैं। लेकिन उन मजारों के नाम पर भी ये स्वामी लगातार जो है जहर परोसता रहा है। और आज फिर अपने बयान में इसने एक बार फिर लव जिहाद का एक तड़का दे दिया है, ताकि लोगों को डाइवर्ट किया जाए। इस मामले में उन्हें पता है कि लोग, पहाड़ के लोग जो है, इन्होंने कुछ सालों से इतनी नफरत लोगों में भर दी है, तो लोग तुरंत इससे डाइवर्ट होके इधर आ जाएंगे। ये प्रयास फिर से यहाँ से होने लगे हैं कि इसको फिर सांप्रदायिक रंग में रंग दिया जाए किसी तरह, और ये मामला लोग भूल जाएं। तो इस तरह का फिर से एक षड्यंत्र मुझे लग रहा है शुरू हो रहा है। जी। एक आखिरी सवाल जो मैं बस लेना चाहूँगा सर, थोड़ा-सा समय ज़्यादा हो रहा है आपके लिए। मैं बस ये जानना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री सीबीआई जाँच का आदेश दे देते हैं, तो लोगों जी। के अंदर जो अभी हम बात कर रहे थे कि विकास के नाम पर जो संस्कृति थोपी जा रही है, जिस तरीके का कल्चर बनाया जा रहा है, उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। तो क्या वो जी। आक्रोश दब जाएगा या फिर लोग शांत हो जाएँगे और वेट करेंगे कि सीबीआई 3-4 साल या जब भी उसे लगेगा वो फैसला करेगी और न्याय करेगी और बताएगी कि क्या दोषी है, कौन है, क्या है नहीं? नहीं, इसमें ये है कि इस मामले की यदि सीबीआई जांच जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, इसके आदेश हो जाते हैं, शुरू हो जाती है, तो कुछ दिन के लिए तो मामला थम जाएगा। इस मामले से तो ये मामला तो थम ही जाएगा। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं इस राज्य में, जिन पे लोग सड़कों पे आने के लिए तत्पर हैं। सबसे सबसे बड़ा आजकल जो समस्या बनी हुई है, वो है वन्य जीवों के साथ लोगों का संघर्ष। तमाम घरों घरों तक में भालू घुस रहे हैं और टाइगर, लेपर्ड, ये सारे हमले हो रहे हैं हर महीने, बल्कि हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। हाल के दिनों में कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो सबसे एक कॉन्फ्लिक्ट सरकार के साथ इस पर भी होने वाला है। दूसरा जो इनका विकास का मॉडल है, तमाम तरह के जो अ, पहाड़ों में, पहाड़ों को काट-काट कर बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट और होटल बनाए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का है। जिस तरह से पहाड़ों को काट-काट कर बिना बिना ज़रूरत चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। हालाँकि कई लोगों को ये बात अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं ये तो पहाड़ों का विनाश है। ये भी एक मुद्दा ज़रूर आने वाले दिनों में बनेगा। इसके अलावा नौकरियों का तो मुद्दा बनना ही बनना है। एक बड़ी समस्या और नौकरियों से जुड़ी हुई है। जो युवा लड़के हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो ये भी एक कहीं न कहीं मुद्दा बनेगा, क्योंकि लड़कों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। लड़कियाँ ऐसे लड़कों को मना कर रहे हैं ऐसे लड़कों से शादी करने के लिए, तो ये भी एक
बहुत ये तो बहुत बड़ा मुद्दा, सामाजिक मुद्दा जो है यहाँ बनने वाला है। तो कई तरह की दूसरी चीज़ें भी हैं, जिन पे मुझे लग रहा है कि विरोध थमेगा नहीं, विरोध बढ़ेगा आगे के दिनों में।